समुद्र की उस काली और डरावनी गहराई में जहां सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं है, यानी सतह से करीब 13,000 फीट नीचे, वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है जिसने मानव सभ्यता और हमारे अस्तित्व की पूरी थ्योरी पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। एक ऐसी चीज जिसका इतनी गहराई में होना विज्ञान के किसी भी नियम के हिसाब से मुमकिन ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वहां इसकी मौजूदगी ने हमें एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी दे दी है। अभी सिर्फ 1 महीना पहले ही हमने खबरों में सुना था कि गहरे समुद्र में रहने वाले डरावने और अजीबोगरीब जीव भारी तादाद में तटों की ओर आ रहे हैं और समुद्र से बाहर निकल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह यही खोज तो नहीं थी? बात शुरू होती है साल 2013 के एक साधारण से दिखने वाले दिन से। डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम एक मिशन पर थे। वे गहरे पानी में रहने वाले जानवरों की सेहत और उनके पर्यावरण का बारीकी से अध्ययन करना चाहते थे। एंड्रयू को इस बात का आभास पहले से ही था कि समुद्र के एक खास इलाके में रहने वाले जीवों को भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये इलाका है द क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। ये पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बिल्कुल बीच में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सुनसान इलाके में इन जीवों को क्या खतरा हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, लेकिन इसी खतरे की आशंका को देखते हुए एंड्रयू स्वीटमैन ने अपनी एक अत्याधुनिक और खास मशीन, जिसे ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर कहा जाता है, उसे समुद्र के 5,000 मीटर नीचे भेजने का फैसला किया। जैसे ही ये लैंडर समुद्र के तलहटी पर पहुंचा, इसका एक हिस्सा खुला और ये गहरे पानी को अपने अंदर खींचने लगा। इस मशीन के अंदर एक विशेष चैम्बर होता है जिसे बेंथिक चैम्बर कहते हैं। ये मूल रूप से एक सीलबंद टैंक है जो गहरे पानी को कैप्चर करके उसे बाकी समुद्र से अलग कर देता है और फिर इसके अंदर लगे हाईटेक सेंसर्स उस पानी की स्टडी करते हैं। एंड्रयू का असली मकसद ये पता लगाना था कि समुद्र की इतनी गहराई में जहां ऑक्सीजन पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, वहां ऑक्सीजन की मात्रा किस गति से कम होती है। जैसा कि हमें स्कूल और कॉलेजों में सिखाया गया है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लगभग 80% उत्पादन समुद्र की सतह पर होता है। ये काम फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और कुछ खास बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए करते हैं। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके ये ऑक्सीजन बनाते हैं और फिर यही ऑक्सीजन धीरे धीरे समुद्र की निचली परतों में घुलती चली जाती है, जिससे समुद्री जीव जिंदा रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर रहने वाली मछलियां और जीव उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस रहस्यमयी खोज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और ऐसी ही रोमांचक साइंटिफिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। मगर अपनी इस खोज के दौरान एंड्रयू स्वीटमैन ने जो अपनी स्क्रीन पर देखा, वो विज्ञान के इतिहास की सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक था। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बजाय वहां की गहराई में वो तेजी से बढ़ रही थी। सारी मछलियों और जीवों द्वारा ऑक्सीजन इस्तेमाल किए जाने के बावजूद ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बजाय ऊपर की ओर भाग रहा था। कुछ इलाकों में तो लैंडर ने ये रिकॉर्ड किया कि समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा सतह के पानी से भी कहीं ज्यादा थी। ये ऑब्जर्वेशन इतना अजीब और अविश्वसनीय था कि एंड्रयू और उनकी टीम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनकी मशीन के सेंसर खराब हो गए हैं या कोई तकनीकी खराबी है। उन्होंने हार नहीं मानी और अलग अलग उपकरणों के साथ दोबारा टेस्ट किए और अंत में जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। हाँ, समुद्र की उस अंधेरी गहराई में कुछ ऐसा मौजूद था जो बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन पैदा कर रहा था। इसे नाम दिया गया द डार्क ऑक्सीजन। लेकिन ये डार्क ऑक्सीजन आखिर पैदा कैसे हो रही थी? और अब तक ये रहस्य पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भी छुपा कैसे रह गया? क्या गहरे समुद्र के वे अतरंगी और दैत्याकार जीव जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, वे इसी अनजानी ऑक्सीजन पर टिके हुए हैं? क्या उनकी प्रजातियों के विकास यानी एवोल्यूशन में इस डार्क ऑक्सीजन का कोई बड़ा हाथ रहा है? ये सारे सवाल एंड्रयू के दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ही चौंकाने वाले पहलू पर गई। आपको याद होगा,
शुरुआत में मैंने कहा था कि एंड्रयू को एक बात की चिंता सता रही थी कि यहाँ के जीव खतरे में हैं। आखिर वो खतरा क्या था? असल में ये क्लेरियन क्लिपर्टन जोन सिर्फ वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का केंद्र नहीं है, बल्कि ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों और माइनिंग कंपनियों के लिए पैसे छापने की मशीन बन चुका है। रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इस अकेले समुद्री इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत के मेटल्स और मिनरल्स का भंडार छुपा हुआ है। अगर हम इसे रुपयों में गिनने बैठें तो ये आंकड़ा लगभग 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इतनी बड़ी दौलत यहाँ समुद्र के नीचे दफन है। यहाँ मिलने वाले सबसे कीमती और डिमांड वाले मेटल्स में मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में इन मेटल्स का करीब 75% से 85% हिस्सा सिर्फ इसी एक सोर्स से मिल सकता है, और वो सोर्स हैं ये आलू के आकार और शेप के दिखने वाले छोटे छोटे काले पत्थर, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स कहा जाता है। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। इन्हें बनने में प्रकृति को करोड़ों सालों का समय लगता है। समुद्र की गहराई में धीरे धीरे परत दर परत मेटल्स और मिनरल्स इन पत्थरों पर जमा होते चले जाते हैं, और ये पत्थर यहाँ समुद्र के तल में लगभग 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी कुल मात्रा करीब 2100 करोड़ टन आंकी गई है। एंड्रयू और उनकी टीम के मन में एक सवाल उठा, कहीं इन पत्थरों के अंदर ही तो उस डार्क ऑक्सीजन का राज नहीं छुपा? लेकिन इस जटिल रासायनिक गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जो समुद्र की केमिस्ट्री का बादशाह हो। तभी एंड्रयू को अपने पुराने दोस्त और मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रांस गीगर की याद आई। जब एंड्रयू ने डॉक्टर गीगर से मुलाकात की तो दोनों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे इन नायाब पत्थरों को अपनी लैब में ले जाएंगे और वहां बिल्कुल वैसा ही वातावरण तैयार करेंगे जैसा समुद्र के 5000 मीटर नीचे होता है। वे देखना चाहते थे कि इन पत्थरों का व्यवहार उस अंधेरी गहराई में कैसा होता है। वे कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक उसी तरह वे ऑक्सीजन के इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे। प्रयोग शुरू करने के लिए वे समुद्र के तल से उन पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स को ऊपर लाए। सबसे पहले उन्हें मर्क्यूरी क्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया गया। ये बहुत जरूरी था ताकि अगर उन पत्थरों के ऊपर कोई ऑक्सीजन पैदा करने वाला बैक्टीरिया बैठा हो तो वो मर जाए। इससे ये साफ हो जाता कि ऑक्सीजन वाकई पत्थरों से आ रही है या किसी जीव से। इसके बाद उन पत्थरों को एक एयर टाइट जार में रखा गया जिसमें बिल्कुल वैसा ही खारा और ठंडा पानी भरा गया जैसा समुद्र की गहराई में होता है। सेंसर्स की मदद से ऑक्सीजन लेवल्स को ट्रैक करना शुरू किया गया और जानते हैं क्या हुआ? लैब में भी बिल्कुल वही चमत्कार हुआ जो समुद्र के नीचे हुआ था। जार के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घटने के बजाय बढ़ने लगा, और वो भी सामान्य से 3 गुना ज्यादा। अब ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका था कि इस ऑक्सीजन का सोर्स कोई पौधा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव नहीं है। ये ऑक्सीजन बायोटिक नहीं बल्कि एबायोटिक तरीके से बन रही थी। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा था, एक काला, खुरदुरा और बेजान पत्थर आखिर ऑक्सीजन कैसे छोड़ सकता है? डॉक्टर गीगर को एक शक था जो अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। लेकिन उनके लिए अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें पड़ गई थीं जिन्हें सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने से मतलब था। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि इंसान अपनी तरक्की के लिए प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है उसका अंजाम हम सबको भुगतना पड़ेगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसे सवाल पर गौर करना होगा जो विज्ञान की बुनियादी समझ को चुनौती देता है। क्या ऑक्सीजन गैस, जो हमारी हर सांस की बुनियाद है, उसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, या फिर पृथ्वी पर पनपने वाले शुरुआती जीवन ने ऑक्सीजन को जन्म दिया? ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 2.4 अरब साल पहले तक
हमारी धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर थी, सिर्फ 0.01%। आज यही मात्रा 21% है, जिसकी वजह से हम और आप सांस ले पा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एक महाविस्फोट हो गया? इसे समझने के लिए हमें उस हीरो के बारे में जानना होगा जिसने पृथ्वी की किस्मत बदल दी, सियानोबैक्टीरिया। उस वक्त की पृथ्वी आज के मुकाबले किसी दूसरे ग्रह जैसी दिखती थी, जहां आसमान मीथेन की वजह से नारंगी था और समुद्र सल्फ्यूरिक एसिड से भरे थे। ऐसे जहरीले माहौल में सियानोबैक्टीरिया ने एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन हासिल किया जिससे वो सूरज की रोशनी और पानी का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना सीख गया। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कचरे के तौर पर एक गैस बाहर निकलने लगी, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए एक जहर की तरह थी, क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन वाले माहौल के आदी थे। लेकिन प्रकृति का नियम है बदलाव। धीरे धीरे ऐसे नए जीवों का जन्म हुआ जिनके लिए ये जहरीली ऑक्सीजन ही अमृत बन गई। हमारे माइक्रोस्कोपिक पूर्वज इसी ऑक्सीजन की छत्रछाया में विकसित हुए और देखते ही देखते पृथ्वी एक नीला ग्रह बन गई। वैज्ञानिकों ने इस ऐतिहासिक घटना को द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का नाम दिया। लेकिन एंड्रू स्वीटमैन की इस नई खोज ने इस पूरी थ्योरी में एक बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। अगर गहरे समुद्र में डार्क ऑक्सीजन मौजूद है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही नहीं बनती। इसका एक और जरिया है जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में काम कर रहा है। आज हम जानते हैं कि क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में करीब 5000 से 6000 ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इनमें से 90% जीव तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी ने ठीक से देखा भी नहीं है। ये सभी जीव इसी डार्क ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं। इस बात का सबूत हमें साल 1980 में मिला था। उस समय इसी इलाके में सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट माइनिंग ऑपरेशन किया गया था। नतीजा ये हुआ कि वहां का पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया। लगभग 80% जीव मारे गए। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस घटना के 45 साल बीत जाने के बाद भी वो इलाका आज तक खुद को रिकवर नहीं कर पाया है। हमें लगता है कि पूरा गहरा समुद्र एक जैसा है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जैसे भारत में बंगाल टाइगर है और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, वैसे ही गहरे समुद्र के हर एक गड्ढे और सुरंग में अपनी एक अलग ही अनोखी दुनिया और जीव बसे हुए हैं। जब एंड्रयू और डॉक्टर गीगर ने अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने रखा तो वे जानते थे कि उनका सामना सिर्फ वैज्ञानिकों से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों से होने वाला है। द मेटल्स कंपनी जैसी बड़ी संस्थाओं ने, जिन्होंने पहले इन वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए फंड दिया था, अब उन्हीं के पीछे हाथ धोकर पड़ रही हैं। जैसे ही कड़वा सच सामने आया, इन कंपनियों ने रिसर्च को भ्रामक और गलत बताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने नेचर जियोसाइंस जैसे प्रतिष्ठित जर्नल पर भी सवाल उठा दिए। उनके लिए समुद्र के ये नाजुक फेफड़े मायने नहीं रखते, उनके लिए सिर्फ $17 ट्रिलियन की वो दौलत मायने रखती है। लेकिन एंड्रयू और डॉक्टर गीगर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्हें अब बस एक आखिरी और पुख्ता सबूत चाहिए था, वो जादुई मैकेनिज्म जिससे ये पत्थर ऑक्सीजन बना रहे थे। डॉक्टर गीगर को अपनी पुरानी एक रिसर्च याद आई, जहां उन्होंने नमकीन पानी और मेटल्स के जरिए बिजली पैदा की थी। क्या ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स असल में अंडर वाटर बैटरीज हैं? क्या समुद्र की गहराई में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो रही है? डॉक्टर फ्रांस और एंड्रयू को अब ये साबित करना था कि एक बेजान पत्थर आखिर बिजली कैसे बना सकता है। डॉक्टर फ्रांस को अपना एक पुराना एक्सपेरिमेंट याद आया, जिसमें उन्होंने देखा था कि समुद्र का खारा पानी कुछ खास स्थितियों में जंग लगे मेटल्स के साथ मिलकर बिजली पैदा कर सकता है। उन्होंने सोचा कि क्या ये पत्थर समुद्र के नीचे किसी अंडर वाटर बैटरी की तरह काम कर रहे हैं, और क्या यही बिजली पानी के अणुओं यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रही है, जिसे विज्ञान की भाषा में हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसे परखने के लिए उन्होंने लैब में उन पत्थरों पर इलेक्ट्रोड्स लगाए और उसे एक वोल्ट मीटर से जोड़ा। जो नतीजा सामने आया उसने विज्ञान जगत में धमाका कर दिया। उस छोटे से पत्थर ने 0.95 वोल्ट की बिजली पैदा की। अब आप सोचेंगे कि 0.95 वोल्ट तो बहुत कम है, लेकिन एक पत्थर के लिए ये अविश्वसनीय है। इसे समझने के लिए बिजली के एक सरल नियम को देखें। वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर आप एक पाइप में पानी भरें और उसे एक तरफ से उठा दें
तो पानी ऊंचाई से नीचे की ओर भागने लगेगा। बिजली भी बिल्कुल ऐसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एक साधारण AA बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है। इन समुद्री पत्थरों में मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड जैसे मेटल्स होते हैं जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का काम करते हैं और समुद्र का खारा पानी इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। हालांकि पानी को तोड़कर ऑक्सीजन बनाने के लिए कम से कम 1.23 वोल्ट की जरूरत होती है, लेकिन एंड्रयू का तर्क था कि जब ये अरबों पत्थर समुद्र के तल पर एक साथ क्लस्टर या गुच्छों में मौजूद होते हैं तो इनकी मिलीजुली शक्ति आसानी से 1.23 वोल्ट से ऊपर पहुंच जाती है। यानी ये पत्थर मिलकर एक विशाल पावर प्लांट की तरह काम कर रहे हैं जो गहरे समुद्र को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये रिसर्च नेचर जियोसाइंस जैसे बड़े जर्नल में छपी, माइनिंग कंपनियों के बीच हड़कंप मच गया। द मेटल्स कंपनी ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने $75 मिलियन खर्च करके अपनी खुद की रिपोर्ट पेश की और एंड्रयू की रिसर्च को फ्लॉड यानी त्रुटिपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि वे 12 सालों से रिसर्च कर रहे हैं और उनका मकसद क्लीन एनर्जी के लिए मिनरल्स निकालना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। क्या हम क्लीन एनर्जी बनाने के चक्कर में धरती के उन फेफड़ों को ही नष्ट कर देंगे जिन्हें हमने अभी तक ठीक से समझा भी नहीं है? यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें इन मिनरल्स के लिए गहरे समुद्र के इकोसिस्टम को दांव पर लगाना चाहिए? क्या तरक्की की ये कीमत चुकाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। सिर्फ माइनिंग ही नहीं, इंसान की लापरवाही की एक और डरावनी तस्वीर हमारे सामने है। समुद्र के बीचों बीच कचरे का एक ऐसा ढेर जमा हो चुका है जिसका आकार 2 पाकिस्तान या 3 राजस्थान जितना विशाल है। इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। 2014 की एक स्टडी के मुताबिक यहाँ 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं। इस कचरे की वजह से हर साल लाखों समुद्री पक्षी और जानवर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये प्लास्टिक अब सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा, माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में ये हमारे खाने और पानी में घुल चुका है। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी की एक ताजा रिसर्च ने जब इंसानी दिमाग के सैंपल्स की जांच की तो पता चला कि हर एक दिमाग में एक क्रेडिट कार्ड जितनी मात्रा में प्लास्टिक मौजूद है। ये प्लास्टिक अब नवजात बच्चों के शरीर तक पहुंच चुका है। हम इंसान जिस प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं, आज उसी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। लेकिन इस डार्क ऑक्सीजन की खोज ने एक नई उम्मीद भी जगाई है। अब तक हम सोचते थे कि जीवन के लिए सूरज की रोशनी और फोटोसिंथेसिस अनिवार्य है, लेकिन अगर बिना सूरज के भी ऑक्सीजन बन सकती है तो ब्रह्मांड के उन बर्फीले ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं पर जिनके नीचे विशाल समुद्र दफन है, वहां भी जीवन पनप रहा हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि इस रिसर्च के बाद दुनिया के 33 देशों ने डीप सी माइनिंग पर रोक या होल्ड लगाने का समर्थन किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने भी इस पर फिलहाल रोक लगा रखी है। एंड्रयू और उनकी टीम को अब 2 मिलियन पाउंड्स का नया ग्रांट मिला है और साल 2026 में वे समुद्र के 11,000 मीटर नीचे जाकर इस रहस्य की आखिरी कड़ियां जोड़ेंगे। वे देखेंगे कि क्या वहां हाइड्रोजन भी बन रही है और क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इसमें कोई रोल है। हम इंसानों को अपनी लालच और तरक्की की अंधी दौड़ को कुछ पल के लिए रोकना होगा, वरना जिस ऑक्सीजन ने हमें जीवन दिया उसकी कमी ही हमारे अंत का कारण बनेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। जाने से पहले हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस डार्क रियलिटी को समझ सकें। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।